हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल सेट नंबर 3 लेके आऊँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को फाइनल पेपर के लिए, जो कि फ्रेंड्स 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट योर क्लासेस। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ओवरलोडिंग यानी फ्रेंड्स अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बहुत कम हो जाता है। ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी कम हो जाता है। आप लोग जानना चाहेंगे अतिभारण होता क्या है। अतिभारण का अर्थ होता है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग कभी कभी एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरण जैसे हीटर हो गया चाहे फ्रिज हो गया को एक साथ किसी सर्किट में जोड़ देने पर विद्युत धारा का बोझ बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग या फिर अतिभारण कहते हैं। क्लियर है। तो इस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख रहा है, जय मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो जिसे हम लोग हमेशा की तरह यूज करते हैं, उसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो फ्रेंड्स, जय मात्रा, क्या हो गया, जय मात्रा, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोमैस भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, इसे हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यानी फ्रेंड्स इसे हम लोग कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है ना। तो इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होगा, जय माता यानी बायोमैस होगा। अब बायोमैस के लिए जो स्पेशल जो गैस होता है उसे बोलते हैं मीथेन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उपचयन। हम लोग जानना चाहिए उपचयन किसे कहते हैं। तो उपचयन का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, ह्रास होता है, उसे बोलते हैं उपचयन। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन में चलता हूँ, देखते हैं क्या लिख रहा है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स वृद्धि हार्मोन बोल रहा। तो पादप में कुल 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें वृद्धि हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए कुछ ऑप्शंस का मैं खेल देता हूँ। जिब्रेलिन आपका वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। अब आता है एड्रोलिन। तो एड्रेलिन जो आपका हृदय से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये आपका जो किडनी होता है, यानी कि जो किडनी होता है उसके ऊपर में रहता है। और इसे इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेलिन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है। अब इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो संबंध होता है वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स, अग्नाशय से होता है। और याद रखेंगे आप लोग, अग्नाशय कुल 3 प्रकार के हार्मोन से निकालते हैं और तीनों मैं आप लोग के सामने बताता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है अल्फा, सेकेंड होता है बीटा और थर्ड होता है गामा। क्लियर है। तो बीटा हार्मोन से जो निकलता है उसे बोलते हैं इंसुलिन। क्लियर है। एंड नेक्स्ट इसमें लिख रहा है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जो होता है वो फ्रेंड्स आउटो ग्रंथि से स्रावित होती है। थायरोक्सिन किससे होता है, आउटो ग्रंथि से, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी कि थायराइड से ही निकलते हैं। ठीक है। और ये जो प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, ये आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है। और ये गला में होता है। कहाँ पे होता है, गला में होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। नेक्स्ट, चालकों का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। अब फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। सेकेंड, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा, चालक के तापमान पर। और जो चौथा जो होता है वह चालक की प्रकृति पर। किस पे होता है फ्रेंड्स, चालक के प्रकृति पर। यानी ये 4 चीज़ पर निर्भर करता है, याद रखेंगे आप लोग। और लंबाई के समानुपाती होती है, यानी कि अगर किसी चालक के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो लंबाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा ये। तो फ्रेंड्स सुरंगम जो है ना, एक जल संग्रहण की व्यवस्था है जो कि केरल का है। कहाँ पे है यह, याद रखेंगे आप लोग, केरल का। क्लियर है। उसी प्रकार राजस्थान का आप लोग को पता होगा, तो राजस्थान का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राजस्थान में जल संग्रहण विधि को क्या कहते हैं, राजस्थान को। ठीक है, आप लोग को देखता हूँ मैं क्या लिखते हैं आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए सबसे पहले इंसुलिन। इंसुलिन आपका मनुष्य से संबंधित हार्मोन्स होती है। थायरोक्सिन भी होती है, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पादप से संबंधित होती है। और साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका में विभाजन करता है, यानी पादपों की कोशिका में विभाजन से संबंधित कार्य करता है। क्लियर है। नेक्स्ट,
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर बोर मॉडल के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 2n² होती है। कितना होती है फ्रेंड्स? 2n² होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुल 4 कोष होते हैं जिसे लोग बोलते हैं K L M N। और K कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं और N में होते हैं 32। इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो काफी तगड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए क्या बोला, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेत्रोद में। कहाँ होता है फ्रेंड्स? नेत्रोद में होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। क्लियर है? नेत्रोद में होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सरल यौगिक के बारे में बताएं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन होगा। मीथेन हाइड्रोकार्बन को सबसे सरल यौगिक कहते हैं, क्योंकि देखिए मीथेन में केवल एक कार्बन होता है और डायरेक्टली 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए हम लोग सबसे सरल इसे यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? अब देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सभी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा सबसे अधिक प्रकीर्णन बोल रहा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला। तो आप लोग इसके लिए एक ट्रिक याद रखें जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए। VIB याद है, या सबसे पहले इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। VIBGYOR। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन निकालता हूँ। सबसे पहले बोलता कि सबसे इसका अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो वॉयलेट का हो गया। क्लियर है? और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? रेड का हो गया, यानी लाल का हो गया। ठीक है? और बोले इसका मिडिल कलर कौन सा होता है? तो ग्रीन का होता है। कौन सा होता है फ्रेंड? ग्रीन का होता है। ये आप लोग को इस टाइप से याद करना पड़ेगा, VIBGYOR। क्लियर? इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होता है वह रेड का होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो सूर्य का प्रकाश देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार शो किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आप लोग को ये मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को AgB आ रहा है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है। ये सिल्वर ब्रोमाइड में जैसे सूर्य का प्रकाश आता है यानी UV आता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, यानी Ag+Br में टूटता है, जिससे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी दिया हुआ समीकरण कौन सा? अभियोजन अभिक्रिया है। अब क्वेश्चन आता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर या विघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है? अब वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो फ्रेंड्स जीवाणु जनित रोग के बारे में बोल रहा। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मस्सा आपका एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रक्त का जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स जो होता है वह रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है। क्लियर है? अगर ये नहीं रहता तो विटामिन के भी हम लोग लिख सकते थे, प्लेटलेट्स। ठीक है? याद रखेंगे। और प्लेटलेट्स की कमी से जो बीमारी होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेंगू। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेंगू बोलते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और देखिए मैं एक तीनों का जीवन काल में लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक होता है आरबीसी एक होता है, एक होता है फ्रेंड्स WBC, और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, सॉरी, ये 600 रेशियो में होता है। WBC का 1 होता है और प्लेटलेट्स का 60 होता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये जानना चाहेंगे बौना पौधा, लंबा पौधा क्या होता है। देखिए निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे के बारे में बोल रहा। तो देखिए सबसे पहले मेंडल ने अपने मटर के पौधे को 2 भाग में बांटने का प्रयास किया था। तो लंबे पौधे को कैपिटल T से डिनोटेड किया था और बौने पौधे को स्मॉल t से डिनोटेड किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो स्मॉल टी आ रहा, तो इसे हम लोग बोलेंगे बौना पौधा। ठीक है? और लंबा पौधा, बौने पौधे के बारे में किसने बताया था? मेंडल ने। और जो लक्षण आप लोग को दिख जाता है उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाता है उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो एक लिंगी पुष्प के बारे में पूछा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स तो गुड़हल होगा। क्या होगा? गुड़हल। गुड़हल एक लिंगी पुष्प है।
अब देखिए एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, देखिए एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें एस्ट्रोजन यानी जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से कोई अगर एक होता है, यानी स्त्री केसर या पुंकेसर में कोई एक पार्ट्स होता है तो उसे बोलते हैं एक लिंगे। क्लियर है। और जिसमें स्त्री केसर के साथ साथ पुंकेसर यानी दोनों होता है तो उसे बोलते हैं उभय लिंगे। क्लियर है, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। तो पर्यावरण अनुकूलन, तो आप लोग यहाँ देखिए पर्यावरण के अकॉर्डिंग हम लोग को पैदल चलना भी चाहिए, साइकिल से भी चलना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी कि इससे हम लोग पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाते हैं? 5 जून से मना रहे हैं 1970 से। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? प्रकाश की चाल अधिकतम है तो माध्यम लिख रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को ऑपरेशन कर देता हूँ। प्रकाश की चाल सबसे किस माध्यम अधिकतम है? सबसे पहले हवा, हवा को हम लोग बोलते हैं वायु। तो वायु में जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। और निर्वात में वैसे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। जल, तो जल का फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे 2.33 × 10⁸ होता है। क्लियर है। और हीरा का कितना होता है 1.42 × 10⁸ होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा सबसे ज़्यादा जो होता है वो हवा में होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? हवा में होगा। क्लियर है, हवा में होगा। तो याद रखेंगे आप लोग। हवा में जो प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है, या फिर 3 लाख भी हम लोग लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं? R देते हैं। तो देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 अगर आप लोग देते हैं V बराबर क्या शो कर IR, तो ये हो गया, यानी V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि ओम का नियम शो कर रहा है। नेक्स्ट, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु के बारे में आप लोग से पूछ रहा बोला कि मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु जो निकलता है वो अनुमस्तिष्क से निकलता है। कहाँ से निकलता है फ्रेंड्स? अनुमस्तिष्क से। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, अनुमस्तिष्क से निकलता है। क्लियर है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? अनुमस्तिष्क से। अब देखिए प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। पॉन्स, देखिए पॉन्स और मेडुला जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। पॉन्स और मेडुला जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। क्लियर है। और अनुमस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं, जो सेरेबेलम का कार्य करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आवर्धन के लिए पूछ रहा है इसमें, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आवर्धन का जो लेंस, देखिए क्या बोला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अब मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आवर्धन का जो सूत्र होता है, यानी कि ये लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होगा V/U होगा। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स वही अगर दर्पण के लिए पूछता, तो अगर दर्पण के लिए बोलता ना, तो इसका फार्मूला हो जाता -V/U। ठीक है, ये आपका दर्पण के लिए हो गया। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है -V/U होता है, लेकिन लेंस के लिए बोला जाए तो V/U होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अनुशिशिन रक्तदाब होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 होगा, सॉरी सी होगा, यानी कि 120 होगा। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले रक्तदाब आप लोगों को पता होगा, हमारा जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा रक्तचाप होता है, जिसमें 120 होता है अनुशीर्षक, आई होता है फ्रंकुशन के लिए रूप में आता है। ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है 120/80, यानी 120 की रफ्तार से हमारे ब्लड में जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है, ये होता है। और mmHg जिसमें Hg का अर्थ होता है पारा, यानी कि पारा से मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को गलनांक पूछ रहे हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोल रहा। तो सबसे कम जो गलनांक होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखते हैं हम लोग। सबसे देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, सोडियम का कितना होता है 11 होता है, कॉपर का कितना होता है फ्रेंड्स 28 होता है। ठीक है। और लोहा का कितना होता है 26। तो फ्रेंड्स सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है सोडियम का, यानी कि सबसे कम गलनांक किसका होगा? सोडियम का हो गया। क्लियर है, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या लिख रहा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा CaO, तो ये होता है फ्रेंड्स शुष्क बुझा हुआ चूना का। सेकेंड CaOH2, यही होता है बिना बुझा हुआ चूना का, सॉरी बुझा हुआ चूना का।
नेक्स्ट CaCO3, तो संगमरमर का जो सूत्र होता है, तो फ्रेंड्स संगमरमर का जो सूत्र होता है याद रखेंगे आप लोग, CaCO3 होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्लियर है, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर का सूत्र होता है, और इसे हम लोग चौक का भी सूत्र भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स यह आप लोग को परावैंगनिक विकिरण से, परावैंगनिक विकिरण से। क्लियर है। और इसमें जो गैस होता है वह CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत जो किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखेंगे आप लोग समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, इसे आप लोग लिख सकते हैं आप लोग, तो ओजोन दिवस आप लोग लिखेंगे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है मैं लिख देता हूँ Na2CO3 10H2O। ये भी आप लोग याद रखेंगे, Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। क्लियर है। और ऑप्शन से देखता हूँ मैं क्या क्या लिख रहा है। पहला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का। क्लियर है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो फ्रेंड्स हमारे जो शरीर का जो पीएच जो परास होता है वह 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक होता है। क्लियर है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है। और हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। अब पीएच का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। क्लियर है। अब 0 से जो 14 के बीच में होता है, इसमें 0 से लेकर जो 7 तक होता है उसे बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। और 7 से लेकर 14 के बीच वाला बोलते हैं क्षारक। और जो 7 के बराबर होता है उसे बोलते हैं उदासीन विलयन। क्लियर है। और पीएच का फार्मूला अगर आता है फ्रेंड्स कि पीएच का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू फ्रेंड्स -log H+, ये भी लिख सकते हैं। और पीएच का जो खोजकर्ता थे वह सोरेनसर थे। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश का जो SI मात्रक वह कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, कूलॉम होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, क्यू का फार्मूला जो होता है वह IT होता है। क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैं कुछ ऑपरेशन करता हूँ। वोल्ट, देखिए वोल्ट जो होता है फ्रेंड्स वह विभव और विभवांतर का होता है। देखिए विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है। ओम, ओम जो होता है वह प्रतिरोध का होता है। और एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का होता है। और विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, विभक्त वलय का जो उपयोग किया था वह विद्युत मोटर के लिए किया था। किसके लिए किया था, विद्युत मोटर के लिए किया था। अब विद्युत मोटर एक ऐसा ही मशीन होता है जो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, या विद्युत ऊर्जा को डायरेक्टली यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसे याद रख सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऑप्शन में लिख रहा है ये जनित्र। तो फ्रेंड जनित्र जो होता है ना वह विद्युत उत्पन्न करने वाले युक्ति होते हैं। आमीटर, आमीटर जो ना विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को की प्रबलता को मापता है। गैलेनोमीटर भी विद्युत धारा को मापता है, लेकिन ये कम मात्रा वाला को मापता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फ्रेंड सबसे पहले लोग क्लोरीन का सूत्र लिखना चाहेंगे। तो क्लोरीन का हम लोग जानते हैं Cl17 होता है। अगर हम लोग इसे तोड़ते हैं तो 287 हो गया। क्लियर है। अब देखिए सबसे बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 7। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो गया। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो देखिए किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो प्रतीत हुआ काला होगा। अब फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। तो वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। एंड नेक्स्ट, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों में बता दें, देखिए ऑक्सीजन है ये 2, तो इसका हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 अच्छे मैं तोड़ूंगा, तो देखिए ये हम लोग अगर तोड़ते हैं तो इसके बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे आप लोग, यानी कि डबल आबंध होते हैं। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं डबल आबंध, तो द्वि आबंध भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक आबंध होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक आबंध होता है। क्लियर है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल आबंध होते हैं, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल आबंध होते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एकल आबंध होते हैं उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो डबल और ट्रिपल जो होते हैं उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन ये लिखा गया है, दिया दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? सबसे पहली बात है ये जो जनन जो है वह अलैंगिक जनन है।
अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जो एक ही प्रकार के जीव के जैसे जनन करते हैं। यानी देखिए, इसे पहला कि जीव जैसे ही आपका ये लास्ट वाला भी नजर आ रहा है, ये भी आपका उसी प्रकार ये, यानी इसमें विभिन्नताएं बहुत ही कम होती है, यानी जिसमें विभिन्नताएं नहीं होती है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसे लोग क्लोन भी कहते हैं, यानी जो एक ही प्रकार का जो युक्ति यानी कि एक ही प्रकार का जो होता है ना, उसे लोग बोलते हैं क्लोन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड, दिया गया जनन किस जनन को दर्शाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुनरुद्भवन, जो कि प्लेनेरिया का चित्र है। ये क्वेश्चन आएगा किस चीज का चित्र? ये प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन को ये शो करता है। ये किस चीज का? ये पुनरुद्भवन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयं पोषी के लिए पनहरित भी आवश्यक होती है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अब फ्रेंड्स, स्वयं पोषी पोषण के उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, हरा पेड़ पौधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो फ्रेंड्स, उपधातु, सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ उपधातु। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु को अधातु से अलग करता है, यानी कि जो धातु को अधातु से जो अलग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। क्लियर है? आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखते होंगे ना, तो वह इस टाइप से, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में वह अलग होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। ठीक है, तो उपधातु का जो स्थान होता है पीरियोडिक टेबल में, वह बीचों बीच होती है, जो धातु को अधातु से अलग करती है। और उपधातु की कुल संख्या होती है 7 होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? 7 होती है, जिसमें आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जर्मेनियम होगा। क्या होगा फ्रेंड? जर्मेनियम होगा। क्लियर है? और पहला जो उपधातु होती है उसे बोलते हैं बोरॉन, और दूसरा उपधातु का नाम है सिलिकॉन। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, बोरॉन और सिलिकॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो मैं फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स, एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी, एक लिंगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुलाब पुष्प क्या होता है? एक लिंगी होते हैं। क्लियर है? बाकी सरसों पपीता और ये सब जो है ना, वो आपका उभय लिंगी होते हैं। नेक्स्ट, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो फ्रेंड्स, दंतमंजन जो प्रायः होता है वह क्षारीय होते हैं। कैसा होता है? क्षारीय। नहीं तो फ्रेंड, दंतमंजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लवण युक्त होते हैं। क्या होते हैं? लवण युक्त होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, लवण युक्त होते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो हम लोग जानते हैं CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया एल्केन का। क्लियर है? और एल्केन में कार्बन कार्बन में एकल बंधन होता है, ये भी याद रखेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है किस लेंस की फोकस, देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत देखा जाए तो इसमें होगा फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। क्लियर है? तो ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। तो आप लोगों को फ्रेंड्स मैं कुछ कुछ क्वेश्चन का ऑपरेशन भी किया हूँ और बाकी का समय सही बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मॉडल सेट नंबर 4 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।